Good late evening from Dallas, Texas. Or today is our second meeting, ACCA SBL pre-scene September 2023. जिन लोगों ने फर्स्ट मीटिंग नहीं देखी वो पहले फर्स्ट मीटिंग देख लें, जिसमें वी डिस्कस्ड ऑल दीज 11-12 पेजेस जो ACCA की तरफ से हैं, वो हमने पूरे रीड किए थे, इंटरप्रेट किए थे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ मीटिंग? मैंने जैसे आपसे कहा कि टुडे इज़ आवर सेकंड मीटिंग, सही है ना. आज मैं क्या बात करूंगा आपसे, वी ऑलरेडी डन विद दिस थिंग. ये जितने पेजेस पढ़े ये हमने कल फर्स्ट मीटिंग में कर लिए थे. आज मैं आपके साथ माई एजुकेशनल गेस, सही है ना. ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे सर यही रिक्वायरमेंट जो आज आप बताने जा रहे हैं इज़ फॉर श्योर, यानी देयर इज़ एन एब्सोल्यूट गारंटी कि वो आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, बेस्ड यानी एक रीजनेबल अश्योरेंस, या जैसे मैंने कहा कि माई एजुकेशनल गेस कि ये रिक्वायरमेंट आ सकती है. एंड वील हैव 2 more मीटिंग्स, मे बी 2-3 more मीटिंग्स. आज जो मीटिंग है उसमें हम विल बी डिस्कसिंग 2 रिक्वायरमेंट, सही है ना. अच्छा पहली रिक्वायरमेंट जो मुझे लगता है जो एग्जामिनर की ऑलवेज हॉट फेवरेट है, सही है ना. वेदर यू टेक ACCA SBL 2019, 18, 2020, 21, 22, जब देखें आप, ऑलवेज ये तो एग्जामिनर की हॉट रिक्वायरमेंट है. एंड तारे आप लोग को आइडिया हो गया होगा, दिस इज़ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट. और देखिए, जब हमारे पास ACCA SBL नहीं होता था, वी यूज्ड टू हैव ACCA पेपर P1. उसमें क्या होता था कि वो रिस्क आपसे, यानी आपसे कहा जाता था कि टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन इवेल्युएट द रिस्क एंड मैनेज द रिस्क. बट इन ACCA SBL, अगर आप SBL देखें, मैंने अभी आपसे कहा ना 2020, 21, 22, ऑलवेज यू आर नेवर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द रिस्क. आपसे वो ये नहीं कहता कि रिस्क की शनाख्त करो, बल्कि वो आपको रिस्क ऑलरेडी जो आपका पेपर होता है उसमें दे देता है और आपसे कहता है कि नाउ यू इवेल्युएट इट, यानी उसका इम्पैक्ट बता दो. और समटाइम इम्पैक्ट भी नहीं, डायरेक्ट जस्ट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कि मुझे बताओ हाउ टू मैनेज द रिस्क, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी आपको वो 4 रिस्क दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 9. जो पेज नंबर 9 है उसमें 4 रिस्क दिए हुए हैं. ये मेरी तरफ से गैस है कि ये रिक्वायरमेंट तो आनी है. अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सॉल्व नहीं करना और सर की बातें ही सुन ली हैं, तो ओके ठीक है, मैं अपने आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि भाई इस तरीके से पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना. यानी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन. अच्छा, जो मुझे बोलेगा ना कि सर वो लिखना भी बता दें, गो गेट एडमिशन इन 2nd-3rd ग्रेड, सही है ना. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रिस्क. तो यानी ये एक रिक्वायरमेंट ये आ सकती है कि दीज 4 रिस्क विच हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड बाय the examiner, now you have to evaluate and apply the risk management technique. इसको कैसे हम manage करेंगे. The first risk is the safety and security of customers and staff. Okay, delivering safe and secure operation which meet the needs and expectation of customer and staff is critical to the business. यानी इनके लिए सबसे बड़ा रिस्क, और ज़ाहिर है ये एयरलाइन का बहुत बड़ा रिस्क होता है, द सेफ्टी फीचर, सही है ना. एयरलाइंस की ये जो जिनके ज़ाहिर है कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुए होते, दिस इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ. नॉर्मली एयरलाइंस की होती है स्ट्रेंथ, और वो बाकायदा अपनी उसमें दिखाते हैं ना, अपनी बुक्स में और अपनी मार्केटिंग में, कि वी नेवर हैड एनी फेडरल बिग एक्सीडेंट, सही है ना. तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर्स एंड स्टाफ और डिलीवरिंग सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन, ठीक है ना. अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो रिस्क है इसका इम्पैक्ट क्या होगा. एक तो आपको नज़र आता है कि इसकी अमूमन प्रोबेबिलिटी, अगर मेजर एक्सीडेंट्स की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी अमूमन कम होती है, बट इट हैज़ बिग कॉन्सिक्वेंसेस जब कभी ऐसा कोई क्रैश हो. अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रैश. सेफ्टी से मुराद हेल्थ एंड सेफ्टी भी है, सेफ्टी से मुराद ज़ाहिर है देयर लाइफ भी है, सेफ्टी से मुराद आपका फूड भी है, फूड की हाइजीन भी है. क्योंकि ज़ाहिर है कल हमने बात की थी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, उसमें आपने पता चला ऐसा फूड दे दिया जो कि 16 घंटे तक फ्रेश ही नहीं रह सकता. फिर इसके अंदर और कई किस्म के सेगमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन, बाकायदा लोगों ने पहले से बुक कराए हुए होते हैं. ये हलाल फूड का सेगमेंट, उस पर कई एयरलाइंस पे कई दफ़ा पहले भी शो हो चुका है कि भाई आपने किस किस्म का फूड हमें दे दिया, या मे बी द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड. सो देर आर सो मेनी रिस्क एसोसिएटेड विद दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थिंग. तो देखें क्या मसला है भाई. एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस का इशू. फिर अगर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है भाई, कोई मेजर बिग एक्सीडेंट्स अगर सही नहीं, अगर ये रिस्क, इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है एंड विच में इफेक्ट व्हाट, द ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस. के बिजनेस का पूरा ब्रांड इमेज, जो आपकी एयरलाइन थी कौन सी थी, कॉरजेट्स, सही ना, उसका पूरा ब्रांड इमेज, इट्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कि अगर कोई ऐसा फैटल एक्सीडेंट हो जाता है. इसी तरह फूड पॉइजनिंग, दैट कुड बी वन ऑफ द रिस्क, बिकॉज एयरलाइंस दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू द डेस्टिनेशन थिंग, बट दे प्रोवाइड यू फूड एज वेल. हर किस्म का फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो अगर फूड वगैरह ठीक नहीं है, जैसे मैंने अभी बात की, तो ये फूड पॉइजनिंग, ये सारी
चीज़ें, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द फूड, देयर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करूँ। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक इट वाज अमेरिकन एयरलाइन या यूनाइटेड एयरलाइन के, जिसमें इन्होंने अभी रिसेंटली, आप जाके देखना, मैंने कुछ 2-3 महीने पहले बनाई थी वो वीडियो, अब मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे वो सीन याद है। वो क्या हुआ था कि एक पैसेंजर जो था ना, उसको हार्ट अटैक आया, एक कार्डियक अरेस्ट आया। तो बाकायदा एयरलाइंस में आफ्टर पता नहीं 1970-80 क्या, देखना उस वीडियो में, बाकायदा इनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि दे हैव टू हैव दैट इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट उनके पास होना चाहिए जिससे वो हिट करते हैं ताकि बंदा किसी तरह वो रिकवर कर सके। पता ये चला कि अब हार्ट अटैक आता किसको है यार, किसको हार्ट अटैक आता है? किसी को भी नहीं आता, कोई नहीं। तो उन्होंने उसकी बैटरी जो है ना वो चार्ज ही नहीं रखी थी, और ये एक बहुत बड़ा, तो उस पर उनके ऊपर केस हो गया। और जो द पर्सन हु वाज देयर, जो एरोस्टेस स्टूवर्ड जो थे, दे वर नॉट ट्रेंड, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि जहाज़ में हार्ट अटैक भी आता है यार। तो ये वाला एक इशू, ये वाला, ये मैंने कहा ना, ये भी देखें, ये भी इसी रिस्क के साथ है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर। अभी आज हुआ है, आज क्या, बल्कि कुछ 2-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि एक पायलट ड्यूरिंग द फ्लाइट ही डाइड, कि भाई वो मर गया वो पायलट। और वो जहाज़, ज़ाहिर है वो दूसरा को पायलट होता है या आपके ऑफिसर्स होते हैं, और आजकल तो वैसे ही ऑटो पायलट का इतना कॉन्सेप्ट है। तो जहाज़ तो सेफ लैंड हो गया, लेकिन पायलट वाज डन। तो ये सब चीज़ें उस सेफ्टी सिक्योरिटी में, और इसका ज़ाहिर एक इम्पैक्ट आ रहा होता है बिजनेस पे, उसकी शेयर प्राइस पे, उसके ब्रांड इमेज पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, ये सारी चीज़ों पे। नाउ हाउ यू गोना मैनेज इट, इस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, क्या पॉइंट्स दिमाग में आते हैं? तो एक तो ज़ाहिर है सबसे अहम जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ऑफ द स्टाफ, बल्कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ही पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, गुड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्वालिटी हायरिंग ऑफ क्वालिटी HR, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, यू टॉक अबाउट योर स्टीवर्ड्स एंड ऑल, एंड देन यू से योर पायलट्स, ये सब जो उसके को पायलट्स वगैरह, ये चीज़ें। फिर उसके बाकायदा SOPs, उसकी ड्रिल्स होना वो बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी ड्रिल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कई दफ़ा ये सोचते हैं, क्योंकि ये वो रिस्क हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस वक्त इफ पीपल आर नॉट ट्रेंड, अल्टीमेटली ज़ाहिर है सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो रेगुलर ट्रेनिंग, इट कुड इट विल हेल्प यू टू मैनेज द रिस्क। अच्छा, मैं एक इम्पैक्ट और बोलना भूल गया। एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है आपका कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाए। अगर इस किस्म के रिस्क होते रहे, इस किस्म के सेफ्टी इश्यूज आते रहे कि कभी कोई बर्ड हिट हो रही है, कभी कोई फूड पॉइजनिंग हो रही है, और कितने ज़्यादा लोग सू कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली योर इंश्योरेंस प्रीमियम विल इंक्रीज। नेक्स्ट ईयर से आपके प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप गाड़ी को अगर रफ चलाओ और हर बार एक्सीडेंट करते रहो, नो मैटर योर कार इज इंश्योर्ड, एवरी टाइम यू क्लेम इंश्योरेंस, तो क्या होगा, हर साल वो इंश्योरेंस क्लेम, वो प्रीमियम आपका बढ़ाते रहते हैं कि भाई तो रिस्की ड्राइवर है। तो बिल्कुल सेम थिंग विल हैपन हियर। तो इसका मतलब आपको इम्पैक्ट में फाइनेंशियल लॉसेस भी आ सकते हैं, रेपुटेशन, ये सब। तो मैनेज कैसे हुआ भाई? रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसकी ड्रिलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर equipment, health and safety equipment, that is very important. Having good vendors, सोर्सिंग विद गुड वेंडर्स। जैसे अगर मैंने फूड की बात की, तो क्वालिटी रॉ मटेरियल, क्वालिटी फूड, क्वालिटी किचन, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाकायदा आपको पता है एयरलाइंस को इस बिना पे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं, हैविंग अ गुड फूड एंड क्वालिटी फूड। इस पर बहुत अच्छे अवार्ड भी मिल रहे होते हैं। आप देखना एयरलाइन पे वेबसाइट पे जाएँ तो उनको फूड की बेसिस पे भी अवार्ड मिल रहा होता है। अच्छा जी, द सेकेंड रिस्क इज़ already identified by the examiner, the growing impact of climate change and increasing expectation from customer। हमने कल भी बात की थी ग्रीन कस्टमर्स वाली। सवाल ये है कि क्या ये रिस्क कंट्रोलेबल है? द आंसर इज नो। ये तो एक अनकंट्रोलेबल रिस्क है। जैसे हम अगर बात करते हैं ये जो ग्लोबल इफेक्ट्स जितने आ रहे हैं, या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, या CO2 के, और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो भी इश्यूज हैं, दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल इफेक्ट्स, अनकंट्रोलेबल रिस्क, एंड दीज रिस्क आर नॉट ओनली इफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस बट द होल इंडस्ट्री एंड द प्लैनेट एट लार्ज। ये तो सबको ही हिट कर रहे हैं ना। अब क्या करें? इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इस रिस्क को हम ख़त्म कर देंगे एज वन ऑफ द एयरलाइंस, वी कैन डू इट। तो अब सवाल ये कि इस रिस्क के साथ क्या करें? तो ऑब्वियसली इट्स एन अनकंट्रोलेबल रिस्क। मैंने अभी कहा कि हिटिंग एट लार्ज, होल इंडस्ट्री को हिट कर रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? यानी इफ़ यू आर नॉट गुड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर रेपुटेशन। सबसे बड़ा मसला तो इसमें रेपुटेशन का आता है, क्योंकि बात हो चुकी है कि द कस्टमर्स आर नाउ डेज अ ग्रीन कस्टमर। व्हेन यू से ग्रीन कस्टमर, इट मीन्स दे सपोर्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बाकायदा ये कर रहे होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आपकी ये रेपुटेशन को हिट करेगा। रेपुटेशन को हिट करेगा तो ब्रांड को भी हिट करेगा, आपका ब्रांड इमेज भी हिट होगा। देन सेकेंड, द लॉस ऑफ ग्रीन फॉक्स, यानी वो कस्टमर्स दोज हु दे वैल्यू ग्रीन स्टफ, दे वैल्यू ग्रीन प्रोडक्ट्स, वो क्या करेंगे?
वो बाकायदा फिर आपकी एयरलाइंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट स्पिरिट या फ्रंटियर एयरलाइन, दो एयरलाइन जैसे मैं मिसाल दूं, और दोनों की प्राइस भी सेम हो, या अगर एक की प्राइस थोड़ी सी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं वैल्यू करता हूँ ग्रीन को और इस एनवायरमेंट को, तो मैं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर एयरलाइन विच इज़ ग्रीन। सही है ना? तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू, ये इसका एक वन ऑफ द इम्पैक्ट्स है कि आप लॉस करोगे उन ग्रीन कंज्यूमर्स को। अच्छा, इसी तरह जो इस रिस्क में लिखा है कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट और उनकी भी एक्सपेक्टेशन और रेगुलेटर की बढ़ रही है और एनजीओस की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज लग सकती हैं। हो सकता है अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल और फोर्सफुली शट डाउन कर दिया जाए कि भाई ये CO2 ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज लगें, फोर्सफुल शट डाउन हो, कोलैप्स हो, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। दीज आर ऑल दी इम्पैक्ट्स, पॉसिबल इम्पैक्ट, कुड बी मोर। सवाल ये है कि इसको आप कैसे मैनेज करोगे। इसका सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंट ऑपरेशन। सही है ना? कल भी हमने बात की थी इस पर डिटेल। ब्रिंगिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट, आपके एयरक्राफ्ट एफिशिएंट हो, जैसे इस एयरलाइन में इनके पास, इस बिजनेस में इनके पास दे हैव एफिशिएंट एयरक्राफ्ट, एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, प्लस उनकी एज भी इंडस्ट्री एज से कम है, तो ये एक अच्छी बात होगी कि एफिशिएंट एयरक्राफ्ट हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, न्यू एयरक्राफ्ट हो, फिर बाकायदा दूसरे इक्विपमेंट जो वो एफिशिएंट हो। इसी तरह लॉट ऑफ पेपर वर्क दे हैव एलिमिनेटेड थ्रू ऐप और वेबसाइट और लैपटॉप्स, जो कल बात हो रही थी इस केस स्टडी में जो दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, ये दिस इज ऑल्सो यू आर मैनेजिंग द रिस्क, इस पर्टिकुलर रिस्क को आप मैनेज कर रहे हो। सही ना? एफिशिएंट ऑपरेशन से, गुड एफिशिएंट इक्विपमेंट से, यस। एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर्स की और गवर्नमेंट की, उसको कैसे करोगे? थ्रू रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उससे आप ये काम कर सकते हो। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, गवर्नेंस रिपोर्टिंग है, उसमें अब आप बताते हो, अच्छा जब आप रिपोर्ट दे रहे होते हैं ना इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट दिस एनवायरमेंटल थिंग, इट मीन्स यू आर एक्चुअली शोइंग दैट यस, यानी कुछ करो ना करो, लेकिन शो तो कर रहे हो ना कि वो काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो उसका जिक्र ज़रूर करो। ये वो वाला चक्कर है कि एटलीस्ट वी आर शोइंग इन आर रिपोर्ट्स दैट यस वी आर environmental friendly people, we are responsible, and we believe in all the, ultimately they want to reduce their cost। सीधी बात है। जैसे मैं जिम जाता हूँ ना, तो उन्होंने वो टिश्यू पेपर लगाए हुए ही नहीं होते वो कहीं भी, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उधर उस जगह ब्लोवर लगाया होता है कि भाई अपने हाथ वगैरह जो है ना ड्राई करने, उससे कर लो, एंड दे सेइंग वी आर सेविंग एनवायरमेंट। दे नॉट सेविंग एनवायरमेंट, दे एक्चुअली सेविंग देयर कॉस्ट। सीधी बात है। तो ग्रीन रिपोर्ट्स आप दे दो इस तरह की। ऑलराइट, द थर्ड रिस्क, सॉरी वो ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क, कि वो मेरी जो लाइट है ना उसकी बैटरी, उसका जूस ड्रेन हो गया था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क ड्यूरिंग द क्लास। सो द थर्ड रिस्क वी डिस्कसिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट्स सच एज जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, volatility in fuel price, which all impact financial performance. This is one of the big risks. आपको याद है कल हमने डिस्कस किया था इन आवर फर्स्ट मीटिंग द फ्यूल प्राइसेस, और मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिकल बात भी कि एयरलाइंस फॉर एग्जांपल इफ दे आर गोइंग कराची दुबई, दुबई कराची, तो दे हैव टू टेक द डिसीजन कि क्या सारा फ्यूल कराची से लेना है फॉर द रिटर्न फ्लाइट, या दे हैव टू टेक वन गो कि कराची में फ्यूलिंग करवा लें, दुबई में जाएंगे एंड देन अगेन दे विल डू रीफ्यूलिंग। तो उसमें देर आर सो मेनी फैक्टर्स दे हैव टू कंसिडर। फ्यूल प्राइसेस दोनों जगह देखनी है, प्लस उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, क्योंकि अगर फ्यूल ले जाते हैं तो ज़ाहिर है जहाज़ वजनी हो जाता है एंड दे के नॉट टेक एक्स्ट्रा बैगेज, और वो बैगेज फिर उनको अवॉइड करना होता है, और जब बैगेज अवॉइड करते हैं तो अल्टीमेटली लॉस ऑफ रेवेन्यू है। तो ये पूरी मैनेजमेंट देखनी होती है। अब सवाल ये है कि इस रिस्क का इम्पैक्ट क्या है। भाई इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है ना कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब भी इन्फ्लेशन आएगी या वॉलेटिलिटी आएगी फ्यूल प्राइसेस में या अदर फैक्टर्स में भी इकोनॉमिक, तो ज़ाहिर है इट्स गोइंग टू इफेक्ट द डिमांड एज वेल। एक सबसे बड़ा हिट तो क्या पड़ेगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपकी डिमांड पे भी हिट पड़ेगी ना। अच्छा, यहाँ पर आपको याद होगा कल जो हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट कंट्रीज इन विच दे आर डीलिंग, 30 कंट्रीज, एवरीबडी हैज़ देयर ओन करेंसीज। तो इसका मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा तो अल्टीमेटली डिमांड भी हिट होगी कि भाई अगर एक जगह रिसेशन आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो ज़ाहिर है उस कंट्री के लोग जो हैं वो फिर अवॉइड करेंगे। जैसे अगर हम इस वक्त यूएस में इन्फ्लेशन देखें तो इट्स एक्सट्रीम हाई। तो इन्फ्लेशन तो है, जैसे हम लोग को फील हो रही है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, लेकिन जब कोई पाकिस्तान से आता है ना तो उसको इन्फ्लेशन डबल फील होती है। क्यों? एक तो यहाँ इन्फ्लेशन है, वो तो उनको लगती है, वो बोलते हैं यार पहले आते थे बड़ी सस्ता लगता था अमेरिका, लेकिन अब महंगा लग रहा है। दूसरी पता क्या हिट पड़ती है? द डॉलर एंड PKR रेट, उसकी भी हिट पड़ती है, यानी दे हैव डबल हिट। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही होगा कि इम्पैक्ट क्या आएगा भाई, डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, और क्या है? यस, मे बी लॉस ऑफ कस्टमर्स, एब्सोल्युटली ज़ाहिर है जो ऐसे मुल्कों में। तो अब सवाल ये है कि इसको मैनेज कैसे करें। तो एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक तो आप लोग हमेशा पढ़ते ही हैं, हेजिंग।
कि हेजिंग से ही काम हो सकता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जो फ्यूल वगैरह उसके लिए, या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं विद अदर वेंडर्स एज वेल, फॉर एग्जांपल किचन सप्लाईज हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेट्स से जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं या एयरक्राफ्ट के जो मेंटेनेंस जो वेंडर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, सो दैट यू डोंट गेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सही है ना, आपके ऊपर वो इम्पैक्ट ना है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। हेजिंग हो सकती है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गुड इन्वेंटोरी मैनेजमेंट हो सकती है इसमें। इसी तरह जैसे अभी मैंने बात आपको बताई ना कि कराची दुबई, दुबई कराची किस वक्त क्या करना है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग हो सकती है, मे बी अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ट्रेजरी मैनेजमेंट वाला काम हो सकता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वो यूज़ की जा सकती है। आज सुबह ही मेरे पास एक ईमेल आई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रंटियर एयरलाइन, आप लोग सुने बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे होता है ना, वो एक होता है अला कार्ट, जो व्हेन वी गो टू द रेस्टोरेंट कि आप उसी चीज़ की पेमेंट करोगे विच यू आर ईटिंग, विच यू आर ऑर्डरिंग, अला कार्ट। और एक दूसरा क्या होता है, बुफे सिस्टम के ऑल यू कैन ईट। तो यहाँ पर इन्होंने ये हर दफ़ा ये लोग इस तरह ईमेल करते हैं, जैसे अभी भी ईमेल किए, इन $299 फ्लाई एज मच एज यू वांट। सही है ना, जितना फ्लाई करना है करो इन फॉल एंड विंटर, यानी 5-6 महीने के लिए इन्होंने दे दिए $299 में थ्रू आउट द यूएस, जितना ट्रैवल करना है करो। तो ये क्या हो गया, ये बफे सिस्टम इन्होंने दे दिया ना। तो सम सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कुड बी अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन टाइम ऑफ रिसेशन, इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे अभी इस वक्त यूएस में इन्फ्लेशन वाला टाइम चल रहा है, तो इनको पता है क्या करना है भाई, ऐसा कुछ करके सिक्योर कर लो। इससे बेनिफिट क्या होगा, दिल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ आई गेट $299, ऑल्दो आई डिड नॉट बाय, अगर मैं बाय कर लूँ फॉर $299 फ्रंटियर एयरलाइन, व्हाट विल हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ कस्टमर ऑफ स्पिरिट एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, साउथ वेस्ट एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन और अलास्का एयरलाइन। सारे एयरलाइंस को मैंने छोड़ दिया और इससे सारी चीज़ें ले ली। और एक दफ़ा आप एक एयरलाइन के साथ सेट हो जाते हो ना, तो एक ब्रांड लॉयल्टी भी स्टार्ट हो जाती है और आगे चलने लगते हो। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी एट टाइम ऑफ रिसेशन एंड व्हेन मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स आर डिस्टर्ब। द लास्ट रिस्क in the case study, the availability, security and performance of its website and its critical business operating system। यानी सबसे अहम बात इसने की वेबसाइट पे कि उसकी availability, security और performance। देखिए, when you talk about website is actually a shop। आजकल आपकी शॉप है ना, जस्ट लाइक वी यूज टू हैव फिजिकल शॉप, फिजिकल शॉप के साथ तो वेबसाइट। और व्हेन यू टॉक अबाउट बजट एयरलाइंस, जो ये हम कॉर जेट्स की बात कर रहे हैं, कॉर जेट्स ये लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना फिजिकल स्टोर्स। नॉर्मली इनके तो कॉन्ट्रैक्ट होते भी नहीं है किनके साथ, जो आपके कौन होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स। ट्रैवल एजेंट्स के बाद आप जाओगे ना, बोलोगे यार आई वांट एमिरेट्स टिकट, पीआईए का टिकट, ये वो, तो ही विल हैप्पीली गिव यू द टिकट बिकॉज ही गेट्स अ कमीशन। लेकिन व्हेन यू से अबाउट बजट एयरलाइन, वो बोलेगा नहीं सर, हमारा इसमें हम बजट एयरलाइन की आपको टिकट दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा उसमें कोई कमीशन कट होता ही नहीं है। बजट एयरलाइंस क्या करती हैं, दे सेल डायरेक्टली फ्रॉम बिजनेस टू द कंज्यूमर, यानी खुद आपको बेच रहे होते हैं। सही है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ी शॉप क्या है, इट्स देयर वेबसाइट। एंड वंस देयर वेबसाइट इज डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन वेबसाइट डाउन हो गई उस दिन बिजनेस इज डाउन, बिजनेस जीरो हो गया। द कॉस्ट इज देयर, द एक्सपेंसेस आर देयर, बट योर रेवेन्यू इज जीरो। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इस अवेलेबिलिटी का और इस परफॉर्मेंस इसका क्या आएगा कि योर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, इम्पैक्ट इसका, यस, लॉस ऑफ सेल। कि आपकी सबसे बड़ी बात है कि उस दिन की सेल गई, यानी ऐसे समझे उस दिन बिजली नहीं थी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब उस दिन आपके लिए दुनिया ही डाउन थी। व्हेन योर वेबसाइट इज डाउन, एवरीथिंग इज डाउन। लॉस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इशू आएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाइड, बेचारा आया हुआ है कि यार मैं चेक इन कराऊंगा या मैं बाय करूंगा या मुझे आई नीड टू लुक अप द टिकट, और यार ये वेबसाइट डाउन है, हाँ वेबसाइट हैक हो गई है। दिस रिस्क इफेक्टिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसको हिट करेगा। फिर ज़ाहिर है वेबसाइट पे आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें, तो वो डेटा ब्रीच और वो सारे इश्यूज आ सकते हैं। फिर ट्रस्ट का इशू, के कस्टमर का ट्रस्ट ख़राब होता है कि जब कभी वेबसाइट कभी ऑन है कभी ऑफ है, तो कस्टमर के लिए अपने क्रेडिट कार्ड्स या उस एयरलाइन पे रिलाई करना, यानी उसका ट्रस्ट भी डिस्टर्ब होता है। जैसे कुछ ग्रोसरी स्टोर पे आप जाओ एंड व्हेन यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, आप बोलते हो अरे यार मैं इतना दूर से आया एंड एवरी टाइम दे आर आउट ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका ट्रस्ट डाउन हो जाता है एंड यू डोंट गो टू दैट टू दैट ग्रोसरी स्टोर। ऐसा ही होता है ना, सेम विद द एयरलाइन कि यार ये वेबसाइट कभी अप है कभी डाउन है, ट्रस्ट का इशू आ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है
अच्छा, फिर जब वेबसाइट डाउन हो जाएगी और उसकी फंक्शनैलिटी है वो, तो मे बी लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, और आपकी ज़ाहिर है उस टाइम कॉस्ट वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सही है ना। ये सारे क्या है, दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड इश्यूज विद द वेबसाइट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ डू यू मैनेज दिस रिस्क? तो ज़ाहिर है सबसे पहले तो इसके लिए यही होता है कि यू हैव टू हैव अ स्पेशलाइज डिपार्टमेंट, एक स्पेशलाइज आईटी डिपार्टमेंट चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है, आपका स्ट्रेटेजिक मसला है, सही है ना। एंड नॉट ओनली यू हैव एन आईटी डिपार्टमेंट, बट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टीम, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चलती है ना, ऐसी टीम भी चाहिए। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट थिंग्स, देन यू हैव टू हैव सम आउटसाइड बैकअप, या कोई ऐसा आउटसाइड सॉफ्टवेयर हाउस या वेब डेवलपर्स वो आपके पास चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैकअप जो आपके साथ काम करने वाले हो। तो गुड डिपार्टमेंट और एक टीम चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, रेगुलर अपडेट ऑफ वेबसाइट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि एक दफ़ा वेबसाइट बन गई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वेबसाइटें बनी भी होती हैं, उस पर द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आर एक्सपायर्ड इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। जैसे ही मैंने आपसे बात की $299 का टिकट, तो दैट टिकट हैज़ टू बी ऑन द वेबसाइट एज वेल, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ ईमेल हो गया। तो वेबसाइट की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, रेगुलर अपडेट। फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि नॉट ओनली द कंज्यूमर कम ओवर देयर, आपके अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो उसको चेक कराओ, जिसको आप क्या कहते हो, ओह क्या होते हैं जो कस्टमर्स, दिमाग से निकल गया मेरे वो टर्म, मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर बन के भी आप अपनी वेबसाइट पे आओ ना, यू सी फ्रॉम द कस्टमर्स परस्पेक्टिव, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप न्यूट्रल और इम्पार्शियल हो, तो एक मिस्ट्री शॉपर वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। फिर इस तरह यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप प्लान्स इन केस इफ द वेबसाइट इज डाउन, सही है ना। तो ये तो हो गया भाई आपका, आप अपना खुद ये सवाल कर भी सकते हैं। मैंने तो आपको ये एक एजुकेशनल गेस दिया कि दिस रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज द रिस्क आर आइडेंटिफाइड, और एवरी टाइम आई सी द रिस्क आइडेंटिफाइड, दिस क्वेश्चन इज देयर कि भाई हाउ टू मैनेज द रिस्क, यानी इंपॉर्टेंट इसमें होगा रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, मैंने ज़रा एक चीज़ और भी आपको बता दी, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। आइडेंटिफाई अब आपको नहीं करना, आइडेंटिफाई ऑलरेडी देयर आर 4 रिस्क आइडेंटिफाइड। तो ये सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेज भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आ गया और आपने कर लिया तो दीज आर कैश मार्क्स। अच्छा, दूसरी जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो माई गैस, मैं इसको एक रिक्वायरमेंट तो नहीं कहूँगा बिकॉज दिस इज़ SBL, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वो चीज़ है कि जो किसी और रिक्वायरमेंट का पार्ट बन सकती है। तो मैंने कहा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि मे बी मर्जर का आप हो क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो आपको 12 पेजेस इन्होंने दिए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, अभी एक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये वाली बात है। तो वो पिक्चर जो आएगी ना एग्जामिनेशन में, उसमें हो सकता है कि वो इसके अंदर कोई मर्जर करा दे कि भाई 2 एयरलाइन का मर्जर हो रहा है, आपकी एयरलाइन जो है वो किसी और एयरलाइन के साथ मर्ज की तरह रही है, या कोई ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ चले जाए, या फिर हो सकता है वो ये करे कि भाई ये एयरलाइन जो है ये आज के बाद ज़रा 5 स्टार एयरलाइन वाला भी एक कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। या हो सकता है किसी और 30 कंट्रीज़ में दे ऑलरेडी डीलिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, मे बी दे आर गोइंग टू सम अदर कॉन्टिनेंट। तो ये जो मैंने सारी बातें की ना, इसमें एक चीज़ हो सकती है, वो है सॉर्ट एनालिसिस। ऑल्दो सॉर्ट एनालिसिस डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, बहुत किडिश हो जाएगा, लेकिन जो ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स अगर आप अच्छी तरह एनालाइज कर लो ना, तो इट कुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट आई जस्ट सेड, सही ना, कि भाई इसके अंदर कोई ग्रोथ वाली बात हुई या कहीं कोलैबोरेशन वाली बात हुई, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी, कॉरजेट्स। सॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, आपने इस पूरे केस स्टडी में क्या इसकी स्ट्रेंथ देखी इस अच्छा, यहाँ वंस अगेन अगर आप चाहते हो तो पॉज करो, थिंक योर सेल्फ, और अगर आप नहीं चाहते तो चले मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें सोची। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सपीरियंस। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरलाइन, एक्सपीरियंस। व्हेन इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़ाहिर 20 साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस फाउंडर थे, एक्सपीरियंस दे हैव राइट नाउ, दे हैव एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑपरेशंस, टीम एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें। इनकी जो CEO है, शी इज़ क्वालिफाइड, हाँ आई ब्रांड नेम है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। दिस इज़ ऑल वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज़ द एक्सपीरियंस, सही है ना, इन टर्म्स ऑफ HR, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ। अच्छा, और ज़ाहिर है जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली व्हेन इट्स अबाउट द कोलैबोरेशन या कोई मर्जर की तरफ जाओगे तो यू विल हैव अ बिग हैंड, अपर हैंड होगा आपका। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो ऑब्वियसली यू आर मोर एफिशिएंट, यू गेट मोर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट। तो स्ट्रेंथ का क्या फ़ायदा? स्ट्रेंथ का फ़ायदा तभी है ना जब आपको उसका इम्पैक्ट भी तो पता हो कि इसका फ़ायदा क्या है। एयरबस A380 रखने का क्या फ़ायदा है भाई एमिरेट्स को, हाँ, या वही बात है ना, स्ट्रेंथ। कोई डोले शोले बनाने का क्या फ़ायदा है, तो उसका कोई फ़ायदा हो तो नॉट ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ बट व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ। अच्छा, इस तरह वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज देयर फ्लीट।
देयर एवरेज एज इज़ गुड। आपके इनके पास जो नंबर ऑफ जहाज़ हैं, आई थिंक 300 थे क्या थे, तो वो इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और ज़ाहिर है जब आपके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है, यू कैन हैव लॉट ऑफ बिजनेस, आपका लोड फैक्टर, वो सारी चीज़ें आप इन एट टाइम ऑफ समर ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक, फॉल, इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं उनको मैक्सिमम, यानी जो डिमांड है उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हो। प्लस इनके फ्लीट में जो इनके पास जो जहाज़ है उसमें क्या है, नॉर्मली जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे हैव 140 पीपल कैपेसिटी, लेकिन दे हैव 150 पीपल कैपेसिटी। दिस इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जो ज़ाहिर है इनको हर फ्लाई में रेवेन्यू ज़्यादा देता है। और प्लस एवरेज एज भी अच्छी है जहाज़ों की, जो 4.5 साल लिखी, तो यकीनन वो भी एक ज़ाहिर इट्स अ गुड स्ट्रेंथ, और जिसकी वजह से एफिशिएंसी और सारी चीज़ें। प्लस वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज़ देयर प्रॉफिटेबल राउट्स, कि इनके पास जो राउट्स हैं वो सारे के सारे राउट प्रॉफिटेबल हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि राउट होना बड़ी बात नहीं है, उनका प्रॉफिटेबल होना बहुत अच्छा है। और जब प्रॉफिटेबल राउट्स होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली योर प्रॉफिटेबिलिटी विल गो अप, योर अर्निंग पर शेयर विल गो अप, एंड योर शेयर प्राइस विल बी गुड, यू विल हैव मोर इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑलरेडी यू आर लिस्टेड। तो इसका एक इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी शेयर प्राइस वगैरह वो हेल्दी रहेगी। तो दीज आर स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकनेस। इनकी वीकनेस क्या है? एक वीकनेस जो मुझे नजर आई, जो मैंने चार्ट्स में देखी, तो मुझे पंक्चुअलिटी वाला प्रॉब्लम नजर आया। अगर आप इनके चार्ट्स देखें, जो आई थिंक लास्ट पेज पे था या सेकंड लास्ट पेज पे, उन चार्ट्स में था कि जो पंक्चुअलिटी थी वो गिर रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर एयरलाइन। तो दिस इज वन ऑफ द वीकनेस। और ज़ाहिर है जब पंक्चुअलिटी, क्योंकि एयरलाइंस में, ट्रेन सिस्टम में, बस में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, द पंक्चुअलिटी। तो दिस इज देयर वीकनेस, दे नीड टू इम्प्रूव इट। सही ना? अच्छा, इसी तरह इंडस्ट्री के बारे में जब हम कल पढ़े थे, इंडस्ट्री के बारे में, तो द नॉर्मली द फ्यूल कॉस्ट इज 20% ऑफ ऑल द कॉस्ट, लेकिन इनकी 22% है, विच इज़ 2% हायर देन द इंडस्ट्री। तो वंस अगेन दिस इज इफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। एक और चीज़ जो इनकी वीकनेस मुझे नजर आई वो ये कि इनका रेवेन्यू तो दिख रहा है सही, इनके प्रॉफिट तो दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी 4 साल से कोई ग्रोथ नहीं हुई। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? दैट्स द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप उसका फॉर्मूला देखें, तो इसका मतलब ये है कि या तो कैपिटल ज़्यादा इंजेक्ट हो रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं गिर रही है। सही है ना? और अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर रही है तो या तो रेवेन्यू गिर रहा है, लेकिन रेवेन्यू तो इनका थोड़ा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट, द रोकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज नो ग्रोथ फॉर लास्ट 4 years. दिस इज देयर वीकनेस एंड दे नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ ट्यूनिंग, कुछ ट्यूनिंग की जरूरत है। देन कम्स अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर नॉट योर स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो नजर आते हैं फेवरेबल, इनके लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या है भाई? इनके लिए ज़ाहिर है बहुत बड़े फेवरेबल फैक्टर इनका अपना कॉन्टिनेंट और अदर कंट्रीज हैं, यानी दे कैन गो फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी। राइट नाउ दे डीलिंग इन 30 कंट्रीज, अच्छे जहाज, सारी चीज़ें, दे कैन गो फॉर मोर कंट्रीज, दे कैन गो फॉर, इट्स अ रीजनल एयरलाइन, मे बी दे कैन बिकम एन इंटरनेशनल एयरलाइन, के दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाना शुरू कर दे, काम शुरू कर दे। तो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी which is there, क्योंकि ज़ाहिर है लिखा हुआ था इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, एयरलाइन में कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके पास ये ऑप्शन है which they can enjoy। अच्छा, इसी तरह when they have aircraft and everything, they have one of the option is charter aircraft, कि ये अभी तो इस वक्त ये लो कॉस्ट एयरलाइन की तरह चल रहे हैं ना, तो साथ साथ कुछ एयरलाइन, कुछ एयरक्राफ्ट ये रख सकते हैं फॉर चार्टर, फॉर बोर्ड मीटिंग्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए, या फॉर पर्टिकुलर टूरिस्ट टीम्स, ग्रुप्स, उनके लिए रख सकते हैं। चार्टर प्लेन का कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी गिव यू यस्टरडे। और दे कैन गो फॉर हाइब्रिड स्ट्रेटजी, जैसे आपको पता है कुछ एयरलाइंस करती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एमिरेट्स एयरलाइन तो 5 स्टार एयरलाइन है, लेकिन एमिरेट की एक बजट एयरलाइन भी है, फ्लाई दुबई। इसी तरह सऊदी एयरलाइन, तो कुछ एयरलाइंस क्या करती हैं अपने ही ग्रुप के अंदर, दे हैव 2 स्ट्रेटजीज गोइंग ऑन, कि एक ब्रांड जो है वो 5 स्टार ब्रांड होता है और दूसरा ब्रांड जो है वो थोड़ा लो स्टार। जैसे अगर आप टोयोटा की बात कर लें तो हाई एंड ब्रांड उसके क्या है, लेक्सस, और बाकी करोला जैसी गाड़ियां भी रखी है। यानी एक ही ब्रांड के अंदर वो एक ऐसे कस्टमर को भी डील कर रहे हैं जो 100,000 प्लस की गाड़ी ले रहा है, और एक ऐसे कस्टमर को भी डील कर रहे हैं जो $20,000 वाली गाड़ी ले रहा है। तो येस, दे कैन गो फॉर, दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दे हैव राइट नाउ। अच्छा, इसी तरह यस, दे हैव, व्हेन दे हैव बिग एयरक्राफ्ट, उसमें कैपेसिटी, सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो कार्गो वाले ऑप्शन की तरफ ये जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो पूरा ब्लॉक है, किसका था, हुंडई, क्या नाम था, यूरोप, उस ब्लॉक में दे हैव द मूवमेंट इज़ वेरी ईजी। सही है ना? उनके बीच में ट्रेड और सारी चीज़ें, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन ट्रेड, ज़ाहिर है कार्गो और इसका भी ऑप्शन मौजूद है विच दे कैन यूटिलाइज बिकॉज दे हैव एयरक्राफ्ट अवेलेबल। तो कार्गो इफ लोड कैपेसिटी इज देयर, तो दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दे कैन एंजॉय इट। सही है ना? अच्छा, इसी तरह नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेट्स। इनके पास थ्रेट्स क्या है? देखिए, थ्रेट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको रिस्क से मिल जाएंगे। इनके ऊपर सबसे, एयरलाइन है, इनका बिजनेस है, सबसे बड़ा थ्रेट एक नजर आता है कंपटीशन।
they were the pioneer. They had the first mover advantage, which was the low cost airline when there were only two brothers and initial 20 years back. But now there are, आई डोंट नो कितने वो लिखा हुआ था कि कितनी सारी 30-40 एयरलाइंस अब हैं उसी कॉन्टिनेंट में. तो वन ऑफ द थिंग इन एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट देयर शेयर. सही ना, कुछ क्लोज एयरलाइन भी है उस पाई में बनाया हुआ है कि भाई. तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि भाई कंपटीशन. सही ना. सेकंड क्या रिस्क हो सकता है, आपने रिस्क में ही देखा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा. जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है. इसी तरह रिसेशन, दिस कुड बी वन ऑफ द रिस्क. एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन करेंसीज, तो ज़ाहिर है उसके अंदर भी वो फॉरेन एक्सचेंज वाले रिस्क. तो ये सारे क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ द रिस्क. कल मैंने बात की थी कि यूरोप में 100,000 फ्लाइट डिस्टर्ब हुई थी बिकॉज ऑफ वोल्केनो इफेक्ट. तो क्लाइमेट एक रिस्क हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं. ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल थ्रेट्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच मे बी एडवर्स फॉर दिस. अच्छा, इसी तरह इन्फ्लेशन है कि भाई एयरक्राफ्ट इंजन और ये सारी चीज़ें. फ्यूल कॉस्ट, ये फ्यूल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रही है, मे बी इदारा जो है वो इतना प्रॉफिटेबल ही ना हो. या ये भी हो सकता है, और थ्रेट्स ये हो सकते हैं कि मे बी गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी बढ़ जाए. सही है ना, ब्यूरोक्रेसी, खानापुरी वो इतनी बढ़ जाए कि जिसकी वजह से इदारे के लिए इतना प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ये हो ही ना, और शेयर होल्डर्स जो हैं वो कहें भाई थैंक यू, बाय बाय टाटा, हम चलते हैं. तो कुड बी सो मैनी थ्रेट्स, आप और सोच सकते हैं थ्रेट्स में. सही है ना. तो देखिए, आज तो मैंने ये भी जो रीड किया तो मैंने ये 2 रिक्वायरमेंट तो सोची. एक रिक्वायरमेंट तो मैंने आपसे कहा ना कि ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, द रिस्क वन. लेकिन ये वो रिक्वायरमेंट है कि जो इस तरह बेसिक तो नहीं पूछेगा कि डू शॉर्ट एनालिसिस, पूछ भी सकता है, एग्जामिनर है. हाँ, वेल दे लाइक टेक्सास और ब्रिटिश वेदर, अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन पूछ भी सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन अगर ना भी पूछे तो ये वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप पार्ट एंड पार्सल यूज़ कर सकते हो अगर आपके दिमाग में मौजूद है. ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, ग्रोथ स्ट्रेटजी, इन सब पे बात करोगे तो उसमें आप इसको फिट इन कर सकते हो. इन द नेक्स्ट मीटिंग आई विल कम अप विद मे बी 1 or 2 मोर रिक्वायरमेंट्स. फिर एक और मीटिंग कर लेंगे, तो हमारे पास अभी भी 2-3 मीटिंग्स करूँ मैं. चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट नाइट नाउ. थैंक यू.